हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज 15 मई है और आज के करंट अफेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। चाबहार बंदरगाह के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये कल से न्यूज में बना हुआ था और इवन ये ट्रेंड भी कर रहा था इंटरनेट पे। और ये हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट है जो कि पीटी में भी काम आएंगे और साथ ही ये हमारा मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कल के ही आर्टिकल में अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी जो है ट्रेंड में चल रहा था। अब ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। अब इसका आयोजन कहां पे किया गया और ये हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानेंगे। और अंत में बात करेंगे यूनेस्को। कल यूनेस्को भी ट्रेंड कर रहा था, अब क्यों कर रहा था इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही यूनेस्को का पूरा हम रिवीजन करने वाले हैं, जहां से एग्जाम के लिए जो मतलब कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट होते हैं। और ये सारे जो टॉपिक हैं आज के, ये आप देखेंगे तो ये आपका मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा और पीटी और मेंस के लिए ये टॉपिक जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपने वन लाइनर से और देखते हैं कि कौन कौन से वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट आज निकल के आए हैं। पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना होगा, दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई ही क्यों चुना, तो उसका रीजन ये था कि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और 25 मई 2024 को इसकी जो है 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, क्योंकि 1924 को जो है सभी दुनिया के सभी क्षेत्रों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 100वीं वर्षगांठ है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। लगे हाथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि जो अगला हमारा विश्व फुटबॉल कप है उसका आयोजन जो है वो किस देश में किया जा रहा है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि जो है विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो 25 मई को मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। इनके बारे में बता दें कि ये जो है 2005 से 2013 और 2017 से 2020 के बीच में बिहार के वित्त मंत्री भी रहे थे। मेघालय के इदाशीशा नोगरांग को राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। अब ये चूंकि मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी है और नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं वो लगातार जो है चर्चा में बने रहते हैं, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, इदाशीशा नोगरांग। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में कुल 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा व्यापार के साथ चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सीधे सीधे वन लाइनर आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अब अमेरिका नहीं है, अब चीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व बैंक की हालिया एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेटिनम। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, विश्व बैंक ने जारी किया है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने और अंततः 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए कुल 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी। ये रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैटिनम रिपोर्ट में बताया गया है, जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैटिनम रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा विश्व बैंक ने इसे जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नासा ने चंद्रमा पर ट्रेन सेवा को सक्षम बनाने के लिए चंद्रमा पर एक रेलवे स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। अब देखिए इतना मतलब कि जो कि विश्व में जो है इतना रेलवे लाइन बना चुके हैं कि अब ये चंद्रमा पर रेलवे लाइन बनाने की योजना बना रहे हैं। तो नासा ने किस जो है कहां के लिए रेलवे लाइन मतलब कि रेलवे स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है, तो आप ध्यान रखिए रहिएगा चंद्रमा पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 50वें
शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 85 इनको जो है जीएम का जो है खिताब मिला है। और इसके पहले जो जीएम बने थे वो कौन बने थी, वो थी आर वैशाली, ये भी नाम आप ध्यान रखें। बता दें कि ग्रैंड मास्टर शतरंज जो है विश्व चैंपियन खिताब के बाद सर्वोच्च उपाधि है जो विश्व शतरंज शासी निकाय फीडे द्वारा प्रदान की जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, पी श्याम निखिल। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में चाबहार बंदरगाह कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आएंगे जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूज ये है कि भारत और ईरान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों तक ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का संचालन करेगा। यह पहला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल है जिसे भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। अब देखिए जो आपका चाबहार बंदरगाह है वहां पे 2 टर्मिनल है, एक तो आपका है शाहिद बहिश्ती और दूसरा है आपका शाहिद कलंदरी, ये भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। बता दें कि ये जो समझौता हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड यानी कि आईपीजीएल और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। भारत सिर्फ शाहिदी बहिश्ती टर्मिनल के संचालन पर समझौता किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा इसके हम इतिहास में जाते हैं। बता दें कि जनवरी 2003 में राष्ट्रपति जो आपके ईरान के राष्ट्रपति थे खातमी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक सहयोग के एक महत्वाकांक्षी रोड मैप पर हस्ताक्षर किया था। जिन प्रमुख परियोजनाओं पर दोनों देश सहमत हुए थे उनमें चाबहार भी शामिल है जिसमें दक्षिण एशिया को फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान और मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने की क्षमता थी। भारत के लिए चाबहार का अत्यधिक रणनीति और आर्थिक महत्व है क्योंकि यह अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक मार्ग जो है प्रदान करता है। देखिए भारत का जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो अगर भारत को जो है अफगानिस्तान पहुंचना है तो वो जो है चाबहार पोर्ट जो है ये एकमात्र जो है मतलब कि भारत के लिए मार्ग प्रदान करता है। अब यहां पे बात आती है आईएनएसटीसी के बारे में जिसे रूस, भारत, ईरान द्वारा शुरू किया गया था और यह एक बहुमॉडल परिवहन मार्ग है जिसकी परिकल्पना हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर तक और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक जोड़ने की गई थी। अब ये आईएनएसटीसी क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम चाबहार के बारे में थोड़ा सा जनवरी 2003 के बाद क्या क्या हुआ जब गवर्नमेंट बदली तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेंगे क्योंकि आंसर राइटिंग करने में आप लोग को बहुत आसानी होगी। बता दें कि जो भी हालिया हस्ताक्षर हुआ है यह 2016 में हस्ताक्षरित समझौते का स्थान ले लेगा जिसने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को 1 वर्ष के लिए शाहिद बहिश्ती पोर्ट का संचालित करने का अधिकार दिया था। यानी कि जब पहली बार जब 2016 में हस्ताक्षर किया गया था चाबहार बंदरगाह को लेकर तो उसमें बताया गया था कि अभी आपको 1 वर्ष के लिए जो है इसमें आप संचालन कर सकते हैं। उसके बाद जब अगला वर्ष आता गया तो वहां पे वो हस्ताक्षर अपडेट होता गया, लेकिन अब यहां पे भारत ने 10 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किया है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जो ईरान को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट ट्रेड के केंद्र के रूप में स्थित यह बंदरगाह पारंपरिक सिल्क रोड के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह समृद्ध मध्य एशिया क्षेत्र को दक्षिण एशियाई बाजारों से जोड़ता है और यह मध्य एशियाई क्षेत्र की पारगमन और परिवहन संभावना को भी विकसित करेगा और उनके लॉजिस्टिक नेटवर्क में भी सुधार करेगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि चाबहार बंदरगाह से थे कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई, हस्ताक्षर कब किया गया और पहली बार 1 वर्ष के लिए संचालन कब मिला 2016 में और अभी 10 वर्षों के लिए मिला। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपको अपने आंसर राइटिंग में जो है मेंशन करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जब जिक्र हुआ था आईएनएसटीसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बता दें कि यह सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में
12 सितंबर 2000 को स्थापित एक बहुमॉडल परिवहन परियोजना है। यह माल परिवहन के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग के 7200 किलोमीटर लंबे मल्टी मोड नेटवर्क को लागू करता है, जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच परिवहन लागत को लगभग 30% कम करना तथा पारगमन समय को 40 दिनों के आधे से अधिक कम करना है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। यह कॉरिडोर इस्लामिक गणराज्य ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है तथा रूसी संघ के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप से जुड़ा हुआ है आपका अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा आपका INSTC के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। अब यहां से कौन कौन से फैक्ट हैं ये देख लेते हैं। तो ये न्यूज में इसलिए बना था क्योंकि भारत ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? नीदरलैंड में किया गया। भारत मंडप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन सबसे बड़े मंडपों में से एक है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है वो कब शुरू हुआ था? वो जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। लेकिन इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 4 जनवरी 2022 को। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बता दें कि भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया था, यानी कि 4 जनवरी 2022 को, जो मिशन और भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के लिए वन स्टॉप के रूप में काम करेगा। अब जब यहां पे जिक्र राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की हो रही थी तो इसका भी रिवीजन कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी थी। अब इसके तहत जो है कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना था। अब ये लक्ष्य कौन कौन से हैं? प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करना, जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी करना और वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी करना। ये जो है हमको वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम यूनेस्को के बारे में कि ये कल ट्रेंड में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये थी कि भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 के चक्र के 20 वस्तुओं में शामिल कर लिया गया है। यानी कि भारत का जो रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सहृदय लोकलोकन है, ये जो है आपका मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल हो गया है। तो अब इसके बारे में हम बता दें कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी की अवधि में जो है अवधी बोली में लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था। यह रामायण से भिन्न है जिसे ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखा था। रामचरितमानस चौपाई के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। पंचतंत्र दुनिया की दंत कथाओं के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है जो संस्कृत में लिखा गया है। विष्णु शर्मा जो महिला रौप्य के राजा अमर शक्ति के दरबारी विद्वान थे, उन्हें पंचतंत्र का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने पंचतंत्र लिखा है। इसका अनुवाद 550 ईसा पूर्व में पहलवी यानी कि ईरानी भाषा में किया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं सहृदयालोकलोकन की रचना आचार्य आनंद वर्धन ने संस्कृत में की थी और आचार्य आनंद वर्धन 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और
11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान कश्मीर में रहते थे। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अब जब बात यहाँ पे यूनेस्को की हो रही थी तो हम यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी। इसे 16 नवंबर 1945 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनेस्को जो है ये 6 कार्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से? शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, महासागर विज्ञान, सामाजिक और मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार एवं सूचना। ये 6 इसके कार्य क्षेत्र हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में 195 सदस्य और 8 एसोसिएट सदस्य हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे आज हमने जो है जितने हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको हम लोगों ने कवर किया है। अगर सेशन ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। यहाँ मैं आप लोग से एक जो है मतलब कि राय लेना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने बताया था कि करंट अफेयर कराने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होते हैं जैसे मैं अभी करा रहा हूं, दूसरा होता है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, कि हम उससे जनरेट करके कोई क्वेश्चन पूछ लें और फिर आंसर में डिटेल में उसकी हम बात करें कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। और फिर साथ ही क्या होगा कि मतलब कि उसी करंट अफेयर से जितने भी स्टैटिकल जो है जीके के प्रश्न बन रहे होंगे तो वहां भी उसका भी जिक्र कर दिया जाएगा। और दूसरा मेथड ये है जैसे मैं अभी यहाँ पे लेकर चल रहा हूं कि जितने भी टॉपिक हैं पहले हम उसका वन लाइनर कवर कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जिन जिन टॉपिकों के बारे में जानने की आवश्यकता है उसको हम कवर कर लेते हैं। ये 2 जो है चॉइस है। तो अगर आप लोग हमको बता दें कि आप लोग किस तरीके का देखना चाहते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। और इसका पीडीएफ, अच्छा मैं पीडीएफ रोज जो है अपडेट करना भूल जाता हूं, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम बार में मिल जाएगा। आप लोग अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके उससे जरूर जुड़िए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और याद रखें कि जितनी भी यहाँ पे चीजें पूछी जाती हैं जो हम जैसे करंट अफेयर बताते वक्त जब हम बोलते हैं कि इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें, तो उसका रिवीजन करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको पता है या फिर आप गेस कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर गेस किया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।